हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज हम क्लास 12 की बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्यारा सा छोटू मोटू सा चैप्टर, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, इजी है और इसका वेटेज आता है 3 से 4 नंबर का, यानी 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन ही जाते हैं एंड एमसीक्यू क्वेश्चन तो जरूर बनता ही बनता है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से हम रिवाइज करने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है पूरा एंड तक। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का ही नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें, यानी हमारे एनवायरनमेंट की, तो हम क्या समझते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट से? जो हमारे लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स है, उसका मतलब होता है एनवायरनमेंट। तो वैसा ही कुछ मिलता जुलता मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का भी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो बिजनेस को सराउंड करती हैं, वो आपकी कहलाती है बिजनेस एनवायरनमेंट की चीजें। जैसे कि ये है आपका बिजनेस, और ये सारी जो आसपास की चीजें हैं, कोई भी अगर इकोनॉमिक कंडीशन है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, आपके सप्लायर्स, कस्टमर्स, ठीक है, ये जो सब चीजें हैं वो आती हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करें, वो सभी आते हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में। अब जानते हैं कि बुक की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बोलती है। So the term business environment means a sum total of all individuals, यानी हर एक इंसान, हर एक जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट से, जो बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे फोर्सेस, यानी ऐसी ताकतें, ऐसी संस्थाएं जो कनेक्टेड होती हैं, डेट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होती हैं, और वो उसकी परफॉर्मेंस को, यानी बिजनेस की परफॉर्मेंस को भले ही डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट कर सकती हैं, वो सब आपका आता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। आई बात समझ में? तो और डिटेल यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी इसमें बस एक शक्ति, एक फोर्स ही नहीं आती है, इसमें आपका स्पेसिफिक फोर्स भी आता है, इसमें आपका जनरल फोर्स भी आता है, यानी आपके सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएटर्स, ठीक है, वो भी आते हैं। और आपकी जो कंडीशंस है, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, लीगल कंडीशंस, ये सब कंडीशंस भी आती हैं। तो आपकी जनरल फोर्सेस भी आते हैं एंड आपके स्पेसिफिक फोर्सेस भी आते हैं। फिर इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, यही मैंने आपको बताया कि इसमें स्पेसिफिक फोर्सेस भी आती है, जनरल फोर्सेस भी आते हैं, यानी कस्टमर्स वगैरह भी आ गए, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह हैं वो सब भी आ गए। और ये सारी जो फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी जो बाहरी शक्तियां होती हैं, बाहरी ताकतें होती हैं, उसका समेशन होता है, उसको टोटल करके वो जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो आती है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में। फिर डिफरेंट एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड, यानी ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, जो सारी फोर्सेस वगैरह होती हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जरूरी नहीं है कि एक फोर्स अलग है और दूसरी फोर्स अलग है, हर एक फोर्स अपने आप में रिलेटेड होती है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका जो परफॉर्मेंस होता है, इनकी जो शक्तियाँ रहती हैं, इनकी जो कंडीशंस रहती हैं, वो बिजनेस के परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करती हैं। फिर आता है आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए है बिकॉज ये बिजनेस टू बिजनेस, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। अब यूएसए में कंडीशन कुछ और है, हमारे भारत में कुछ और कंडीशन है, इंडिया में नॉनवेज की इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे तो वहाँ नॉनवेज की बहुत डिमांड है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया, ये डिपेंड करता है। फिर आता है आपका डायनामिक एंड इन नेचर, यानी जरूरी नहीं है जैसी कंडीशंस आपकी 100 साल पहले थी, 50 साल पहले थी, आज भी वैसे ही कंडीशंस है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और ऐसा है भी नहीं। जो 50 साल पहले हमारे देश के कुछ और हालत थे, कुछ और बिजनेस एनवायरनमेंट था, और आज कुछ और बिजनेस एनवायरनमेंट है। यानी अगर आप 50 साल पहले की बात करें तो ना ही इतने मोबाइल फोन्स होते थे, ना ही इतनी इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, इंटरनेट तो होता ही नहीं था आई गेस। आजकल बहुत इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ गई है, हर एक काम इंटरनेट के जरिए ही किया जाता है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो डायनामिक है नेचर में, ठीक है, यानी ये बदलता रहता है वक्त के साथ, ये चेंज होता रहता है। फिर आता है अनसर्टेन।
अनसर्टेन यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट होता है वो यही वो बोलता है कि आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा आगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी जैसे कि हमारी जो ज़िंदगी चलती है उसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, कभी एकदम दुख आ जाते हैं, कभी एकदम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का भी वही कॉन्सेप्ट होता है। अब कोविड आया था तो किसी ने सोचा था क्या कि भैया कोरोना वायरस आ जाएगा, और जब कोविड आया था तो सारे धंधे चौपट हो गए थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो बहुत अनसर्टेन है, यानी कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स, यानी ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है, कॉम्प्लेक्स हमें कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब होता है, ये टिपिकल है। टिपिकल इसलिए है क्योंकि कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कि कोई भी जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर तो चलते हैं, यानी वो सोचते हैं कि कल को जाके हमें लॉस होगा तो भी हम उस हिसाब से प्रिपेयर होकर चलें। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि जो उनके जो प्लान्स होते हैं, जो पहले से उन्होंने प्लानिंग वगैरह की होती है, वो भी फ्लॉप हो जाती है। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये हमने पढ़ लिए बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। अब हम जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, यानी इसको एनालाइज वगैरह करना क्यों इतना ज़रूरी है। तो सबसे पहला आता है आपका enables a firm to identify opportunities and getting first mover advantage। यानी अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से विश्लेषण करके चलेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमारे पास अच्छे मौके हैं, और क्या हम उन मौकों को अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर भी सकते हैं या नहीं। और उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपना पहला कदम चल सकते हैं। एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी इसका मतलब यही है कि अगर हम देख रहे हैं हमारे सामने कुछ अच्छा मौका है, तो उस मौके को बस देखना ही नहीं है, यूँ तारते ही नहीं रहना। जैसे आप अपनी क्रश को तारते हो वैसे ही नहीं तारते रहना, उस मौके को उठाना भी है, ग्रैब भी करना है, और उस हिसाब से उसका फायदा भी उठाना है। आई बात समझ में? फिर आता है हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, यानी जो चेंजेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में वो बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही एनालाइज करके चलें तो उन चेंजेस से हम बहुत रैपिडली, बहुत क्विकली डील कर सकते हैं। अगर हम पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग करके ही नहीं चल रहे और एकदम से कुछ चेंज आ गया तो हमारा क्या होगा, हमारा तो भैया काम चौपट हो जाएगा ना, बिकॉज हम तो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। तो वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी अगर चेंजेस आते हैं तो हम उससे क्विकली डील कर पाएँ। फिर आता है आपका हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हुए चलते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा, आगे के फ्यूचर के लिए भी क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं, क्या हम न्यू पॉलिसीज़ बना सकते हैं, क्या आगे वाले समय में, आने वाले समय में हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो उस हिसाब से हम पहले से ही प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब फेस्टिव सीजन होता है तो हमने देखा हुआ होता है कि जो बिजनेस वाले होते हैं, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी बहुत बड़ी बड़ी सेल्स आने लगती हैं, तो उसकी जो प्लानिंग होती है वो पहले से ही बैक एंड पे शुरू हो जाती है, बिकॉज उनको पता होता है कि ये फेस्टिव सीजन का टाइम है और इस टाइम पे हमारी सेल्स बहुत बूस्ट होंगी, बहुत इंक्रीज होंगी। तो उस हिसाब से अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करते हुए चलते हो तो आप अपनी अच्छी अच्छी प्लानिंग एंड पॉलिसीज के साथ उन मौकों का भी फायदा उठा सकते हो। फिर आता है आपका हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, यानी क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जो सुनहरे मौके होते हैं, उनको ग्रैब करके उनका फ़ायदा उठा के वैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ फ़ायदे ही नहीं आते, कुछ खतरे भी आते हैं। तो उन खतरों को भी मद्देनज़र रखते हुए उन खतरों से कैसे डील करना है, कैसे हम उन खतरों को, थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स यानी जो पहले से इंडिकेशंस आने लगते हैं बिजनेस वालों को कि आप पे इस समय पे आपका जो बिजनेस है चौपट हो सकता है। तो इस समय पे जो बिजनेस वाले होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उन सिग्नल्स के जरिए पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं और उन खतरों को अवॉइड कर सकते हैं। फिर आता है हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी ये जो रिसोर्सेज हैं, भले वो फिजिकल रिसोर्सेज हों, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, उन रिसोर्सेज को भी टैप करना, यानी उन रिसोर्सेज को भी ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। ये देखना कि ये जो रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हुए हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, वो वेस्टेज ना हो उन रिसोर्सेज की। फिर आता है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, यानी जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हुए चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, जो बहुत प्रॉफिट में है वो क्यों प्रॉफिट में है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए हम अपनी क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं कि ऐसा वो क्या कर रहे हैं और ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम अपना कंपैरिजन सेट करके वैसे स्टैंडर्ड्स को मीट करके अपनी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर सकते हैं।
तो यहाँ हमने जान लिया कि क्या इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो आप यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम आगे बहुत अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वैसे तो दो टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल, लेकिन यहाँ हम जनरल एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे बिकॉज स्पेसिफिक आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले से ही बता देती हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन आना मैंडेटरी है, बनता ही बनता है। और अक्सर क्या किया जाता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही बनता है। यानी क्या किया जाता है, आपको एक केस दे देते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन से एनवायरनमेंट का टाइप है और आपको बताना होता है। और अक्सर वो कंफ्यूज करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल में, ठीक है, या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल में भी, इकोनॉमिक एंड लीगल में भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपको ऐसी लास्ट में कीवर्ड चार्ट भी मैंने लगाया हुआ है ताकि वो चार्ट भी याद कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो। तो जब क्वेश्चंस आए आपके एग्जामिनेशन में तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये कौन से एनवायरनमेंट का टाइप है। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से बेसिकली यही है। और भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो इसका निमोनिक भी मैंने बनाया हुआ था, स्लेप्ट। स्लेप्ट यानी सोया हुआ है, जैसे कि आप सोते रहते हो, पढ़ने का पता नहीं होता है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप तो भैया आना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। इतनी अच्छी रिवीजन सीरीज चल रही है बोर्ड एक्सप्रेस की, आप फटाफट ज्वाइन करो और देखो इसको, सोए मत रहो इधर उधर। ठीक है, पेपर बहुत नज़दीक आ गए, सबसे पहला पेपर बिजनेस स्टडीज़ का ही है। तो निमोनिक मैंने आपके लिए बनाया है स्लेप्ट। स्लेप्ट यानी एस से सोशल, एल से लीगल, ई से इकोनॉमिक, पी से पॉलिटिकल एंड टी फॉर टेक्नोलॉजिकल। ठीक है बच्चों, आई वो समझ में। तो सबसे पहला एनवायरनमेंट आपका आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये मैंने मिक्स करके बनाया हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। लेकिन हम जैसे बुक में लिखा हुआ है तो हम उसी सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में जाओ। आई वो समझ में। तो पहला आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी जो आपके इन्फ्लेशन, जो महंगाई होती है, जो स्टॉक मार्केट के, शेयर मार्केट के जो प्राइसेस, जो स्टॉक मार्केट के जो इक्विटी शेयर्स है, जो भी शेयर्स के जो प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होते हैं वो सब हो गए। जो आपकी महंगाई हो गए, इंटरेस्ट रेट का चेंज हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, ये डीमोनेटाइजेशन, ये जीएसटी का इंट्रोडक्शन होना, ये सारे जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ही आते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश पर प्रभावित करें, इम्पैक्ट करें, वैसे आपकी जो एग्जाम्पल्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो आते हैं आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। सो इट रिफर्स टू ऑल दोज फोर्सेज दैट हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी जो हमारे देश में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं वैसे उन पे अगर प्रभाव करते हैं इकोनॉमिक एग्जाम्पल्स, तो वो आपके आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। आई बस समझ में। फिर नेक्स्ट आता है आपका सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है, जो आपके कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, जो आपकी वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, जो आपके रीति रिवाज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वैल्यूज़ हुए, कल्चर हुआ, जो आपकी संस्कृति है, सोशल ट्रेंड्स है। यानी जो सोशल ट्रेंड्स में क्या आता है, आपके फैशन ट्रेंड्स भी आते हैं। अब पहले किसका टाइप चलता था, किसका ट्रेंड चलता था, स्किनी फिट जीन्स का टाइप चलता था। लेकिन आजकल वो जो मिड फ्लेयर जीन्स आ गई हैं, बैगी जीन्स आ गई हैं, खुली खुली जीन्स जो पहन के घूमती रहती हैं लड़कियां भी और लड़के भी, तो उनका ट्रेंड आ गया। तो ये सब क्या है, फैशन ट्रेंड है, ये सोशल ट्रेंड है काइंड ऑफ। तो ये किस में आएगा, वो सोशल एनवायरनमेंट में आएगा। बिलीव्स हो गए, यानी आप क्या किस चीज़ की मान्यता रखते हैं, जो आपके जो नॉर्म्स और एथिक्स होते हैं सोसाइटी के, जो हमारे समाज की जो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, ठीक है, वो सब किस में आता है, वो सब आपका आता है सोशल एनवायरनमेंट में। और इन्हीं सब चीज़ों से बिजनेस चलता है, बिजनेस ऑपरेट करता है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो इट रिफर्स टू द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच द बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट। यानी जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आता है, या टेक्नोलॉजी में कुछ भी इंप्रूवमेंट आता है, तो वो सारा आपका किस में आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। ये जो आपका AI आया है, आप ये जो ट्रेन की टिकट्स बुक करते हो, फ्लाइट की टिकट्स ऑनलाइन बुकिंग करते हो, वो सारे एग्जांपल्स हैं आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये सब डील कर रहा है इंटरनेट से। एंड इंटरनेट किस में आ रहा है, इंटरनेट आपका टेक्नोलॉजी में आता है। तो ऐसा कुछ भी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो वो आपका आएगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। आपको ये ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आइडेंटिफाई करना है कि ये केस, ये टाइप कौन से एनवायरनमेंट से रिलेट कर रहा है। आई बात समझ में। फिर है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस। यानी अगर जो हमारी देश की जो सरकार है, पॉलिटिकल
जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किससे रिलेट करती है, बेसिकली हमारी जो देश की सरकार है अगर वो कुछ न्यू कानून लेके आ रही है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान आ गया है, हर घर तिरंगा, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। आई बात समझ में। फिर है आपका लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट में क्या आता है, जो हमारे देश के कायदे कानून हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, वो सारे आपके आते हैं लीगल इन्वायरमेंट में। अक्सर बच्चे लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होता। लास्ट में मैंने कीवर्ड चार्ट भी लगाया हुआ है, वो भी हम आराम से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको डिस्कस नहीं करवाऊंगी, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये कौन से इन्वायरमेंट का टाइप है। वो कीवर्ड का चार्ट लास्ट में लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक के बारे में, सोशल इन्वायरमेंट के बारे में, टेक्नोलॉजिकल के बारे में, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में एंड लीगल इन्वायरमेंट के बारे में। आई वो समझ में। अब हम पढ़ेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। तो बेसिकली क्या हुआ बच्चों, 1991 में 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जन्म हुआ। ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेसिकली एक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म थी, जिसका लागू हुई थी 1991 में। तो इसके तहत क्या क्या किया गया, यानी इसके क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले डी लाइसेंसिंग। तो ये जो आलतू फालतू के जो लाइसेंस लगते थे जो बिजनेस पे, उनको डी लाइसेंसिंग कर देगा, यानी वो सारे लाइसेंस हटा दिए गए। बस कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइसेंसिंग जो ज़रूरी होते हैं अब बस वही लगते हैं, और जो बाकी के आलतू फालतू के जो लाइसेंस होते थे उन सबको हटा दिया गया है। फिर आता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। यानी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो कुछ होल या कुछ पार्ट बेच देना, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का बेच देना, वो आपका कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो वो कर दिया गया। होल यानी पूरा, पार्ट मतलब या कुछ हिस्सा, उसको बेच दिया गया। फिर डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं स्मॉल स्केल वाली, जो हमने 11th में पढ़ी हुई थी, उनको भी डी रिजर्व कर दिया गया। फिर डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर का रोल था उसको भी कम कर दिया गया। जो आज हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का भी रोल है एंड प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। लेकिन पहले पब्लिक सेक्टर का ही ज़्यादा रोल होता था, मेजर रोल जो रोल प्ले करता था वो पब्लिक सेक्टर का ही रोल प्ले किया जाता था, उसको भी कम कर दिया गया। फिर लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी फॉरेन देशों के साथ, यानी जो दूसरे देश हैं उनके साथ जब डीलिंग की गई तो उनको वहाँ की जो करेंसी है, वहाँ की करेंसी भी इनवाइट कर दी गई। तो यानी फॉरेन करेंसी में भी आप डील कर सकते हैं, फॉरेन इक्विटी शेयर्स में भी आप डील कर सकते हैं, वैसा कर दिया गया। सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB सेट किया गया, जो ये मेक श्योर करता था कि जो हमारी देश की सेविंग्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, उनका जो हमारे देश के जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, वो जो पैसे का फ्लो होता था हमारे देश का, वो चैनलाइज करता था FIPB। तो ये थे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के फीचर्स। वैसे ये जो कुछ बुक्स में मेंशन है, कुछ बुक्स में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों इसको स्किप कर दूँ, तो मैं आपको पढ़ाई देती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर जन्म हुआ LPG का, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, LPG से आप याद रख सकते हैं, LPG वैसे आपको याद हो ही जाएगा, 3 ही तो शब्द हैं यार, ठीक है, याद तो हो ही जाएगा, इतने भी बुरे नहीं हो, मुझे पता है। तो पहला है आपका लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब जो अननेसेसरी कंट्रोल्स होते थे और रिस्ट्रिक्शंस होते थे ना बिजनेस पे, जो आलतू फालतू के लाइसेंस होते थे, जो बिजनेस एक्टिविटीज जब कंडक्ट की जाती थी तो उनको मुश्किलें आती थी, वो सारे आलतू फालतू के जो टफ प्रोसीजर्स रूल्स से वो हटा दिए गए। अभी भी लाइसेंस मैंडेटरी है, लेकिन कुछ ही सेक्टर्स पे, कुछ ही बिजनेस एक्टिविटीज़ पे वो मैंडेटरी है। जो बेकार के जो लाइसेंस थे, कोटास से, उनको हटा दिया गया है। फिर हुआ प्राइवेटाइजेशन यानी क्या, पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया ही कि इंडियन जो इकोनॉमी है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट का भी रोल है और पब्लिक का भी रोल है। लेकिन पहले जो डोमिनेंट सेक्टर होता था वो होता था पब्लिक सेक्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को ओपन कर दिया गया, यानी जो बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो प्राइवेट बिजनेस होते थे, उनको भी मौका दिया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस खोलो। सो मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, यानी हमारी देश के विकास में, देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में किसको मेजर रोल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को मेजर रोल दिया गया। एंड रिड्यूस रोल टू द पब्लिक सेक्टर, और जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको कम कर दिया गया। और इस करके आज हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर ग्लोबलाइजेशन यानी जो हमारी जो देश है, उसने देश ने हमारी खुली बाहें फैलाई दूसरे देशों के लिए कि आइए आप भी हमारे देश में आके व्यापार कीजिए, धंधा कीजिए, और इस तरह से ग्लोबलाइजेशन भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। आई बात समझ में बच्चों। तो यहाँ पर हमारा LPG भी समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कि डीमोनेटाइजेशन क्या है। तो डीमोनेटाइजेशन का आपको हिंदी में मतलब बताऊँ तो उसका होता है नोटबंदी। तो क्या हुआ था बेसिकली डीमोनेटाइजेशन में,
कि जो 500 और 1000 के जो नोट थे ना वो बंद कर दिए गए थे। ठीक है, किसके नोट? 500 और 1000 के जो नोट्स थे ना वो बंद कर दिए गए थे। तो डीमोनेटाइजेशन बेसिकली एक ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म था जिससे हमारे देश का जो काला धन था उसको निकालने की कोशिश की थी हमारी मोदी सरकार ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, सो डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग ए करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। यानी कुछ जो पुरानी करेंसी को जब आप स्ट्रिप ऑफ कर देते हो, जब आप हटा देते हो पूरे तरीके से, तो वो आपका जो तरीका होता है वो आपका कहलाता है डीमोनेटाइजेशन। अब इसके क्या फीचर्स होते हैं वो जान लेते हैं। सो डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। यानी जो टैक्स जो लोग बचाते थे, क्या करते थे लोग, खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लेते थे, सेव कर लेते थे और अपने घर में जाके छुपा देते थे। तो इससे में क्या होता था कि जो टैक्स होता था ना वो बच जाता था और क्या करते थे, टैक्स को अवॉइड करते थे। तो इस तरह से एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है। यानी जब क्या होगा, ये जब 500 और 1000 के नोट जब बंद कर दिए सरकार ने कि अब ये और नहीं चलेंगे, तो ऐसे में क्या हुआ, लोगों को दिक्कतें आने लगी, जो लोगों का काला धन था वो बाहर निकल के आने लगा। ऑल्दो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा रिफॉर्म था, अच्छा मेजर था अकॉर्डिंग टू माई POV, माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये प्रॉपरली अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, फिर डीमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज ए मेजर टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस। यानी टैक्स को सुधारने का। कुछ लोग क्या होते हैं, टैक्स को इवेड करते हैं, अवॉइड करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके ढूंढते हैं जिससे उनका टैक्स बच जाए। तो ये तरीका का बेसिकली यही मोटिव था कि जो लोग अपना पैसा छुपा के रखते हैं ना उसको बाहर निकालें और प्रॉपरली जितना भी उनका टैक्स बनता है उतना पे करें। फिर डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब क्या है, जो लोग अपना जो पैसा घर पे छुपा के रख लेते थे, ठीक है, खूब अलमारियों में छुपा के, लॉकर में छुपा के जो रखते थे, उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप अपना पैसा घर में मत छुपाओ, उसको फाइनेंशियल सिस्टम में घुसेड़ो। यानी जो आपके बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जाके सेव करो, ताकि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो बैंक्स हैं, उनका भी डेवलपमेंट हो। फिर आता है डीमोनेटाइजेशन इज एम टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। यानी हम क्या होता है कि जब हम पैसा अपने पास कैरी करते हैं, हार्ड कैश जो हम कैरी करते हैं, तो उसका खो जाने का रिस्क बहुत होता है कि कोई भी हमारी क्या बोलते हैं, चोरी कर लेगा, चोरी चकारी कर लेगा या हमारे जेब काट के ले जाएगा, तो उससे क्या होता है, रिस्क बना रहता है। लेकिन अब क्या किया डीमोनेटाइजेशन के अंडर कि हमारे देश को एक डिजिटल इकोनॉमी बना दिया है। यानी हर एक इंसान क्या करता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है, फ़ोन पे करता है, पेटीएम करता है, गूगल पे करता है। तो उससे क्या होता है, चोरी चकारी का जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है। आई बात समझ में बच्चों? तो यहाँ पर हमारा डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स, जो मैंने आपको पहले नहीं बताए थे। वो मैंने इसीलिए सोचा था कि हम लास्ट में इनको आराम से डिस्कस करेंगे, बिकॉज MCQs में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा एनवायरनमेंट आएगा, इसमें कौन सा एनवायरनमेंट आएगा, और नहीं बता पाते हैं। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में यानी का टैक्स में चेंज आता है, इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट में, यानी आप कितना सेव कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस आता है। महंगाई हो गई, जो आपकी वैल्यू, जो आपकी रुपये की वैल्यू है, उसमें कुछ चेंज आता है। स्टॉक मार्केट में कुछ चेंज आता है। GDP हो गई आपकी एज पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम वगैरह हो गया। ये सारे जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं। फिर आता है आपका सोशल इन्वायरमेंट, यानी लोगों का अगर टेस्ट बदल रहा है, फैशन बदल रहा है, सोशल ट्रेंड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वर्किंग वूमेन में अगर कुछ बदलाव आ रहा है, कितनी वर्किंग वूमेन पहले काम करती थी, कितनी अब करती हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, लोगों के कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, रीति रिवाज में कुछ चेंज आ रहा है। जो वैल्यूज़ फॉलो होती हैं, जो फेस्टिवल्स हुए आपके, रीति रिवाज यानी जो त्यौहार हो गए, जो फेस्टिवल्स को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, उन तरीकों में कुछ चेंज आ रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ चेंज आ रहा है। याद रखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना, वो बच्चों सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे टिक मार के आ जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में का कुछ ऐसा आ रहा है, एग्जाम्पल आ रहा है, तो आप सोशल इन्वायरमेंट पर ही टिक मार के आना। ठीक है, फिर चेंज इन एजुकेशन लिटरेसी रेट, ये भी कुछ एजुकेशन पैटर्न वगैरह में चेंज आता है, वो सब हो गया। फिर आता है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या है कि जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की एटीट्यूड में कुछ चेंज आता है, वो अगर कुछ पॉलिसी वगैरह बदल देते हैं, जो पॉलिटिकल कंडीशन की, जो हमारी देश की जो जनरल स्टेबिलिटी है, कुछ दंगे फसाद वगैरह हो जाते हैं, जो पॉलिसी चेंज कर दी जाती है गवर्नमेंट जो चेंज कर देती है, कुछ न्यू कानून वगैरह लेके आ जाती है, वो हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एजेंडा होते हैं, मोटिव होते हैं, ठीक है, अगर उनमें कुछ बदलाव आ जाता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, विचारधारा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनमें अगर कुछ चेंज आता है। जो रिलेशन है हमारे देश का किसी और देश के साथ, वो भी किस में आता है, वो आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है। यानी हमारे देश का जो रिलेशन है, मान लीजिए USA के साथ कैसा है, तो वो किस में आएगा, वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आएगा। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ये भी किस में आता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है।
फिर लीगल इन्वायरमेंट में क्या आता है, कोई भी एक्ट हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, कोई कोर्ट का जजमेंट हो गया, कोई कोर्ट की डिक्री वगैरह हो गई, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स होते हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पास करती हैं, ये ऑर्डर्स है बच्चों। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तो पास कर रही है बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं, तो ये लीगल इन्वायरमेंट में आएंगे, ठीक है। फिर जो डिसीजंस होते हैं वो जो गवर्नमेंट सेंटर, स्टेट एंड लोकल में लेती है। फिर कोई भी जो कोई ऑर्डर, ऐसा कुछ ऑर्डर जो कंपलसरी है, जैसे कि जो राम मंदिर का ऑर्डर आया था, वो किस में आएगा, आपका लीगल इन्वायरमेंट में आएगा, ठीक है। आई बस समझ में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म ही होता है, बस लास्ट बचा है, उसका नाम है टेक्नोलॉजिकल। तो यानी कोई अगर मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कोई न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन इंप्लीमेंट हुआ है, आया है, तो वो हो गया आपका। कोई न्यू मशीन, कुछ न्यू मेथड इक्विपमेंट हो गया, कोई न्यू ऐसा तरीका जिससे इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में चेंज आए, ठीक है। कोई न्यू टेक्निक वगैरह हो गई, साइंटिफिक कुछ इंप्रूवमेंट हो गया, वो सारे आपके चेंजेस टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट में आएंगे, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। अब मैंने आपके लिए स्पेशल कुछ MCQs वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह लगाए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं, अच्छे से सॉल्व करके देखने हैं। आपको ये देखना है कि आपकी गाड़ी कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। तो एक डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट ऑफ फिजिक्स। मैंने आपको बोला ही था कि जो इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो टाइप्स पूछ ही लेते हैं। और देखो एक MCQ बन ही गया, तो आपको वो पोर्शन तो वो पार्ट तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है बच्चों। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कंजप्शन हैबिट्स। तो ये जो किससे डील कर रहा है, ये है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। तो ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो ये क्या बोला हुआ है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम इस पर टिक कर देंगे। आई बात समझ में, क्योंकि ये नहीं आता है इसमें। तो वैसे ही और मैंने आपके लिए क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, ये आप सारे देख सकते हो बच्चों। आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद ट्राई करके देखना है आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।